हूती के कई ठिकानों पर हमला हुआ है। अमेरिकी नौसेना ने इस हमले को अंजाम दिया। हूती के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हूती विद्रोहियों के खिलाफ लगातार अमेरिका का एक्शन जारी है और ये ताज़ा तस्वीर इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर जो हमला किया उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो हूती विद्रोहियों पर हुए अमेरिकी हमले से जुड़ी कुछ और जानकारी आपको देते हैं फटाफट। अमेरिका का विध्वंसक हमला कैसे हुआ, टारगेट किसने किया है? यमन में हूती विद्रोही अमेरिकी नौसेना, जी हां, यमन में हूती विद्रोहियों पर हमला हुआ। अमेरिकी नौसेना ने हमला किया। कहां पर हमलों को अंजाम दिया गया? सैन्य ठिकाने, हथियार गोदाम और कंट्रोल रूम में इन हमलों को अंजाम दिया गया है। जो जानकारी ताजा कार्रवाई को लेकर आ रही है, हमले की वजह क्या है? लाल सागर यानी कि रेड सी में शिप्स को लगातार निशाना बना रहे हूती विद्रोही और इससे निपटने के लिए हूती विद्रोहियों का खात्मा करने में जुटा हुआ है अमेरिका। हिजबुल्लाह के समर्थन में यमन से इजराइल पर हमले लगातार किए जा रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, तो हिजबुल्लाह के समर्थन में लगातार यमन से जो इजराइल पर हूती विद्रोही हमले कर रहे हैं, इसको लेकर भी बड़ी सैन्य कार्रवाई की जा रही है अमेरिका की तरफ से। और ताजा हमले जो किए गए, आपको तस्वीर हमने दिखाई। इधर एक और अहम खबर, यूक्रेन के सुमी पर रूस का बड़ा हमला हुआ। यूक्रेनी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया। स्कैंडर मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया गया। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो यूक्रेन के सूमी में हुए रूसी हमले से जुड़ी कुछ और जानकारियां आपको दे देते हैं। यूक्रेन पर विनाशक हमला हुआ है। सूमी पर नॉन स्टॉप बमबारी की गई। की फोर्स के ठिकानों पर हमला किया गया। 82वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड पर अटैक किया गया। हमले में यूक्रेनी सैन्य डिपो को तबाह कर दिया गया। जो ये हमला हुआ है रूस की तरफ से। और एक और अहम खबर, लुहांस्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण फायरिंग की खबर है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच आमने सामने की जंग। दोनों तरफ से एक दूसरे पर नॉन स्टॉप हमला हो रहा है। लुहांस्क ओब्लास्ट में सेरेब्रियांस्क 1 में एक स्थान को साफ करने के दौरान रूसियों के साथ भीषण खाई युद्ध का ये एक पूरा जो प्रकरण है वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक और अहम खबर, रूस ने डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश को ठुकरा दिया है। शांति समझौते की पेशकश ठुकरा दी है रूस ने क्या कहा? कोई दिलचस्प बात नहीं है इसमें। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से जो पेशकश की गई थी शांति समझौते को लेकर, वो रूस की तरफ से, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ठुकरा दी गई। यानी रूस इस वक्त बिल्कुल भी शांति के मूड में नहीं है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते के लिए क्या पेशकश की थी, आपको पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन समझौता होगा नहीं, रूस जारी रखेगा हमला। जो जानकारी आ रही है, ट्रंप की पेशकश आप पहले देखिए। 20 साल तक यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं दी जाएगी, यह रखा गया था शर्तों में। यूक्रेन को हथियार की सप्लाई हालांकि जारी रहेगी। यूरोपीय शांति सैनिकों की तैनाती होगी। रूस ने क्या कहा? रूस ने कहा शांति प्रस्ताव में कोई दिलचस्प बात है ही नहीं। नाटो नहीं चाहता युद्ध का समाधान निकले। अब इसके मायने क्या है? रूस यूक्रेन के बीच जो जंग है वो 2025 में चलती रहेगी। अमेरिका रूस के बीच तनाव कम नहीं होने वाला। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी इस बात के पूरे इंडिकेशन मिल रहे हैं। और देखिए, मिडिल ईस्ट की बात करें तो गाजा से अहम खबर, गाजा में इजराइल का एयर अटैक हुआ है। इजरायली सेना ने हवाई हमले को अंजाम दिया। रिहायशी इलाके पर मिसाइल गिरी है। ये देखिए आप तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने गाजा में रिहायशी इलाके पर जो हमला किया मिसाइल से, उसकी तस्वीरें आपके सामने। कैसे बड़ा धमाका होता है जहां पर जाकर ये मिसाइल गिरती है। इधर गाजा में इजराइल का स्कूल पर हवाई हमला। इजराइल के हमले में 53 लोगों की मौत हो गई है। स्कूल में रह रहे थे गाजा के विस्थापित, यानी कि यहां पर रिफ्यूजीज थे, लेकिन यहां पर हमला कर दिया गया।
इस्राएली हमले के बाद स्कूल में आग लग गई। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों का जनजीवन काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कोहरे के चलते ट्रेन कुछ घंटे की देरी से चल रही है और इसके अलावा घने कोहरे का असर फ्लाइट्स पर भी नजर आ रहा है। 500 से ज्यादा जो उड़ानें हैं वो प्रभावित हुई। तो ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, जो नोटिस बोर्ड आपको नजर आ रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म पर। यहां पर आप देख पा रहे होंगे किस तरह से बाकायदा जानकारी दी जा रही कि कैसे तमाम जो ट्रेन है वो लेट चल रही हैं और बताया जा रहा है कि दिल्ली से होकर गुजरने वाली करीब 150 ट्रेनें उत्तर भारत की, जिन पर असर पड़ा है ठंड और साथ साथ कम विजिबिलिटी यानी कोहरे का। और वहीं आपको हमने रेलवे स्टेशन के हालात दिखाए। कोहरे की वजह से कई एयरपोर्ट्स पर भी जीरो विजिबिलिटी हो गई है। दिल्ली के पालम सफदरजंग में जीरो विजिबिलिटी इस वक्त देखी जा रही है। इसके साथ साथ लखनऊ, आगरा, हिंडन एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी जीरो पर पहुंच गई है। अमृतसर और पठानकोट एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी जीरो है और इसका असर उड़ानों पर पड़ रहा है। तो ये देखिए बाकायदा जो जानकारी भी जारी की गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। शालिनी वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ लाइव है। शालिनी, आज लगातार दूसरे दिन बात करें तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में हालात काफी खराब है। डबल अटैक, ठंड और साथ साथ कोहरे का कितना बड़ा असर और कितनी परेशानियां लोगों के लिए। बिल्कुल करुणा, मैं बता दूं कि कल मॉडरेट फॉग था लेकिन आज डेंस फॉग है। और मैं इस वक्त तस्वीरें जो आपको दिखा रही हूँ वो अक्षरधाम फ्लाईओवर से अक्षरधाम मंदिर की तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। मंदिर कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेगा और उसके पास में अगर आप रोड पर देखेंगे तो किस तरह से गाड़ियां रेंगती हुई चल रही हैं। कारण ये है कि डेंस फॉग की वजह से लोगों को सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। और एक तरफ सर्दी की अगर बात करें तो तापमान, अधिकतम तापमान जो है वो कल 21 डिग्री सेल्सियस गया और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। कुछ हालात यही रहने वाले हैं आज भी। तो आज मौसम विभाग ने पहले से ही आज के लिए डेंस फॉग का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल ये 2-3 दिन इसी तरह से रहने वाले हैं। 6 तारीख को हल्की बारिश की संभावना है, उसके बाद ही इस कोहरे से कुछ निजात मिल सकती है। लेकिन समूचा उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो लगभग तमाम इलाके, चाहे चंडीगढ़ हो, पंजाब हो या फिर मैं हरियाणा की बात करूं, उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ जम्मू कश्मीर की और उसके अलावा पटना तक, तो सभी जगहों पर, तो श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक विजिबिलिटी शून्य है। तो आज अगर और 9:30 बजे तक दिल्ली में फिलहाल यही हालात बने रहने वाले हैं। तो अगर आप सुबह निकलना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा समय लेकर निकले, क्योंकि आज अगर आप अच्छा शालिनी एक बात बताइए फटाफट कि ये तो कल और आज का हाल है और आज हालात और ज्यादा खराब है। ये हालात कब तक बने रह सकते हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, मैं बता दूं कि 6 तारीख को बारिश के बाद ही कोहरे से निजात मिलने की संभावना है। फिलहाल अगले 2 दिन इसी तरह से कोहरा छाए रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई और इसको लेकर प्रेडिक्शन जो है उनका कहना है कि आज के लिए ऑरेंज अलर्ट और कल के लिए येलो अलर्ट पहले से ही मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। तो फिलहाल 2-3 दिन इसी तरह से लोगों को, यानी अगले 2 दिन भी इस तरह से ही परेशानियों का सामना दिल्ली एनसीआर वासियों करना पड़ सकता है। पूरे उत्तर भारत में हालात बने रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शालिनी। और अब बात करते हैं सिडनी टेस्ट की। सिडनी टेस्ट नहीं खेलने पर रोहित शर्मा की तरफ से क्या कहा गया? मैंने टीम के हित में फैसला लिया, मैं संन्यास नहीं ले रहा हूं। रोहित शर्मा की तरफ से कहा गया मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। रोहित शर्मा की तरफ से ये बयान दिया गया। तो आपको हमने कल खबर दिखाई थी किस तरह से सिडनी टेस्ट से रोहित शर्मा को बड़ा सवाल ये उठा था कि क्या ड्रॉप कर दिया गया या फिर खुद उन्होंने फैसला लिया। लेकिन अब इस पर उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि मैंने टीम के हित में फैसला लिया, क्योंकि लगातार रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। मैं संन्यास नहीं ले रहा हूं, यह भी क्लैरिफिकेशन दिया गया है रोहित शर्मा की तरफ से, और मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तो ये बड़ा बयान दिया गया है। शिवेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। शिवेंद्र, इस बयान का क्या मतलब है, क्या मायने? करुणा, ये बयान उन्होंने, अगर आप याद करें तो इस मैच से पहले भी जब आए थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और उनसे ये पूछा गया था तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही कहा था कि
उनके लिए स्थितियां बदली नहीं है, जैसे पहले थी वैसे ही अब भी हैं। संन्यास शब्द का इस्तेमाल उन्होंने उस बार भी नहीं किया था, इस बार थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन दिया है। और यही बात जसप्रीत बुमराह ने कल टॉस के वक्त भी कही थी कि उन्होंने खुद से अपनी लीडरशिप को दिखाते हुए खुद को ऑप्ट आउट किया है। मतलब ऑप्ट आउट का मतलब सीधा यही था कि उनका फैसला है कि फॉर्म अच्छी नहीं है, वो टीम के कप्तान है, इसलिए वो प्लेइंग 11 में नहीं होंगे। अब अगर आप इसको पिछले करीब 1-1.5 साल से रोहित शर्मा की कप्तानी को अगर आप एनालिसिस करें उसका, तो आप पाएंगे कि 2023 के वर्ल्ड कप में अगर आप याद कीजिए, वो 35 रन, 40 रन, 45 रन, 50 रन बना रहे थे, लेकिन अपने शतक के लिए नहीं जा रहे थे, वो पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं जा रहे थे। वो ये देख रहे थे कि मुझे शुरुआत के 6-7 ओवर में इतना फायरी स्टार्ट देना है कि वो दूसरी टीम पर भारी पड़े। T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने यही किया। उन्होंने अपने जूनियर प्लेयर्स को टीम में हमेशा ये समझाया कि अपने मन से हार का डर निकालिए, वो डर मेरे पास रहने दीजिए, उसको देखने के लिए मैं हूँ। तो ये एक अलग नया एक कह सकते हैं अंदाज है रोहित शर्मा का कि फॉर्म नहीं है तो मैं खुद को बाहर कर देता हूँ, लेकिन इसमें मैं एक राइडर लगाऊंगा, यानी इसमें एक मैं शर्त, जैसे कहते हैं नियम शर्तें लागू। अगर ये सब कुछ ऐसा ही है जैसा रोहित शर्मा कह रहे हैं, तब तो चलिए भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये पिछले 72 या पिछले 90-100 घंटे में जो कुछ हुआ ड्रेसिंग रूम के भीतर, उससे नाराजगी में लिया गया फैसला है, तो फिर मैं अभी ये मानता हूं कि ये विवाद जो है वो आगे तक जाएगा। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शिविर। आगे बढ़ते हैं। नए साल पर आतंकी हमले की साजिश, सीरियल बम धमाके की साजिश को आईएसआई रच रहा है। दिल्ली और पंजाब धमाकों से दहलाने की बड़ी साजिश आईएसआई की। खुफिया एजेंसियों ने बाकायदा इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। तो पाकिस्तान की एक और आतंकी साजिश जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है बाकायदा खुफिया एजेंसियों की तरफ से। और आइए अब आपको बताते हैं कि खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई की साजिश को लेकर और क्या जानकारी सामने रखी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश कैसे मिलकर भारत के खिलाफ साजिश को क्या रच रहे हैं, खुलासा क्या हो रहा है। नए साल में भारत को दहलाने का षड्यंत्र है। किसकी साजिश? आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकी संगठन की इसमें साजिश की बात कही गई है। टारगेट पर कौन है? पंजाब और दिल्ली के भीड़ भाड़ यानी कि क्राउडेड प्लेसेस जो हैं वो निशाने पर रह सकते हैं। प्लान क्या है? सीरियल बम ब्लास्ट करने का प्लान है। सुरक्षा एजेंसियों का क्या एक्शन है? आतंकियों के खात्मे की अब पूरी तैयारी है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के रिश्ते ठीक से पटरी पर आए भी नहीं है और चीन ने चालबाजी शुरू कर दी है। चीन की कुछ हरकतों ने दोनों देशों के बीच तनाव को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। चीन ने हाल ही में अक्साई चीन के हिस्सों पर दावा करते हुए हॉचन प्रांत में 2 नए काउंटीज बनाने की घोषणा की और इसके साथ ही उसने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नए जल विद्युत परियोजना की योजना बनाई है, जिससे भारत की संप्रभुता और जल अधिकारों को सीधी चुनौती दी जा रही है। भारत ने इन दोनों मुद्दों पर कड़ा विरोध जताया है और चीन की नीयत पर सवाल उठाए गए। तो चीन के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर भारत ने सख्त ऐतराज जताया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी उपाय करेंगे। First about the dam that you referred to. We have seen the information released by Xinhua on 25th December 2024 regarding a hydropower project on the Yarlung Tsangpo River in the Tibet Autonomous Region of China as a lower riparian state with established user rights to the waters of the river. और देखिए छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में युवा पत्रकार की हत्या की गई। भ्रष्टाचार उजागर करने पर पत्रकार की हत्या कर दी गई। सेप्टिक टैंक से मिली है मुकेश चंद्राकर की लाश। हत्या के विरोध में आज बीजापुर बंद का ऐलान किया गया है। तो ये आपको बता दें कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां पर युवा पत्रकार की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है, जानकारी सामने आ रही है कि भ्रष्टाचार उजागर करने पर पत्रकार की हत्या कर दी गई। तो पत्रकार की हत्या से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी क्या सामने आई है वो आपको बता रहे हैं। कैसे बेरहमी से युवा पत्रकार की हत्या कर दी गई। सिर के पीछे चोट के निशान मिले। हत्या के बाद शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया। टैंक के ऊपर फ्लोरिंग भी कर दी गई ताकि इस पूरी वारदात को छुपाया जा सके। पुलिस ने सेप्टिक टैंक की फ्लोरिंग को तोड़ा है। टैंक से शव को बाहर निकाला गया। हत्या के आरोपियों की तलाश जारी है। और वहीं पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला किया है।
तो पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने सड़क में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। जो हमला किया गया कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर, वो आपको बता रहे हैं। इसके बाद से सड़क बनवाने वाला ठेकेदार नाराज था। ठेकेदार ने मुकेश को बुलाया और उन्हें मारकर लाश को अपने घर के सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया। बीजेपी के जंगल राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। और इसी वारदात को लेकर बड़ी खबर आपको बताएं, पत्रकार की हत्या पर छत्तीसगढ़ के सीएम का बयान। अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। विष्णुदेव साई की तरफ से कहा गया है, अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज से शुरू हो रहा ग्रामीण भारत महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे महोत्सव का उद्घाटन। 4 से 9 जनवरी तक भारत मंडपम में होगा इसका आयोजन। तो ग्रामीण भारत महोत्सव, और बताया जा रहा है कि इससे जो ग्रामीण भारत है, यानी कि जो गांव की अर्थव्यवस्था है, उसे बढ़ावा मिलेगा। तो ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन क्यों हो रहा है और इसका मकसद क्या है, ये आपको बता देते हैं फटाफट। ग्रामीण भारत महोत्सव की खास बातें क्या है? ग्रामीण बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाना, देश के ग्रामीण विकास को नई दिशा देना, इसके साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन भी बाकायदा इस महोत्सव के जरिए किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। शिरडी के साईं मंदिर में भक्त हर साल सोने, चांदी और नकदी का जमकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस बार भी नए साल के मौके पर भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया। 25 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 के बीच शिरडी महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में शिरडी के साईं बाबा के विशेष दर्शन और आम भक्तों के लिए वीआईपी पास के खास इंतजाम किए गए थे। 9 दिनों के इस महोत्सव में 8 लाख से ज्यादा भक्तों ने साईं बाबा के दर्शन किए। इस दौरान भक्तों ने 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाया। भक्तों ने इतना दान दे दिया कि गिनने के लिए ट्रस्ट के 100 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात लगे रहे। भक्तों ने नोटों के साथ सोने, चांदी और गहने भी चढ़ाए। और चलिए अब बात करते हैं महाकुंभ की। प्रयागराज में आज से कई चेकअप कैंप्स लगाए जाएंगे, जिसका नाम नेत्र कुंभ रखा गया है। नेत्र कुंभ में देश भर के आई स्पेशलिस्ट पहुंचेंगे। नेत्र कुंभ में लोगों की आंखों की जांच के साथ ही बाकायदा इलाज भी किया जाएगा। इसके लिए कुंभ मेला क्षेत्र में 10 एकड़ एरिया पर अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है। शिविर में 5 लाख से अधिक लोगों का हम आई स्क्रीनिंग करेंगे और उम्मीद है कि 3 लाख से अधिक लोगों को चश्मा उपलब्ध कराने का सौभाग्य हमको प्राप्त होगा। और बाद में हम फॉलोअप एक्शन में जो लोग भी सर्जरी के लिए आइडेंटिफाई होते हैं, तो ऐसे एक 50,000 लोगों का सर्जरी का भी हमारा लक्ष्य है। जो जहाँ के रहने वाले हैं उनके निकटतम आई हॉस्पिटल में उनको वो निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराएंगे।